Hello everyone. In the last class, we were discussing a very important topic of your syllabus in CRPC, that is charge. So we have discussed it. लगभग आधा इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. एंड हमें इसके बाद ये देखना है कि थोड़ा सा रिवाइज करते हैं लास्ट को, उसके बाद इसके आगे का देखते हैं पोर्शन, ठीक है. वी हैव डिस्कस कंटेंट्स ऑफ चार्ज, जिसमें हमने 7 पॉइंट पढ़े थे कि हर चार्ज में जैसे कि हमने पहला पॉइंट इसमें देखा था कि एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज, ठीक है. हर ऑफेंस को लिखना पड़ेगा जिसके लिए एक्यूज चार्ज है, ठीक. लॉ को लिखना पड़ेगा कि किस लॉ के अंडर वो चार्ज किया गया है. अगर कोई ऑफेंस का स्पेसिफिक नेम है तो उस स्पेसिफिक नेम को लिखना पड़ेगा. अगर उस ऑफेंस का स्पेसिफिक नेम नहीं है तो उसे इस तरह लिखना पड़ेगा ताकि एक्यूज्ड उसको प्रॉपरली समझ सके कि उसे किस चीज़ के लिए चार्ज किया गया है, ठीक. हमें लॉ का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे 3 आईपीसी की हमने बात करी थी तो आईपीसी लिखना होगा, या फिर ऑफेंस में हमें सेक्शन नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है. 5th पॉइंट में हमने देखा था कि इसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई किसी के ऊपर कोई चार्ज किया जाता है, मान लीजिए वो मर्डर के लिए चार्ज है और वहाँ लिखा जाता है कि ए इज़ चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी, ठीक. तो यहाँ पर यह बात कही जाएगी कि जो ए है वो मर्डर का मतलब यहाँ पे यह है कि जो मर्डर की जो डेफिनेशन सेक्शन 300 और 299 में दी हुई है वो सारी डेफिनेशन की सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करता है, ठीक है. इसके बाद मतलब कि उसको फिर वहाँ पर एक्सेप्शन नहीं कोई लिया जाएगा, कोई ये नहीं माना जाएगा कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन होता है या नहीं होता. मतलब बस उसके सारी डिटेल्स को लिखने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उसकी सारी डेफिनेशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है. मर्डर अगर वहाँ लिख दिया गया है तो इसका मतलब वो सारी उन कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है जो सेक्शन 300 और 299 में लिखा गया है. चार्ज हमेशा कोड की लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ये भी हमने डिस्कस किया था. और हमने ये लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर कोई एक्यूज़ प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है किसी ऑफेंस के लिए, थेफ्ट का हम लोगों ने एग्जांपल दिया था, और उसके बाद ये कहा था कि अगर उसकी पनिशमेंट उस ऑफेंस प्रीवियस कन्विक्शन की वजह से उसकी पनिशमेंट इन्हांस हो रही है तो उसे चार्ज में फ्रेम किया जाएगा. प्रीवियस कन्विक्शन को, उस पूरे डिटेल को लिखा जाएगा कि कहाँ उसने वो ऑफेंस किया था, कैसे हुआ था, कितनी पनिशमेंट मिली थी, वो सारा कुछ इसमें लिखा जाएगा. इसके बाद हम लोगों ने इलस्ट्रेशंस देखे थे. इलस्ट्रेशन में यही मर्डर का एग्जांपल लिया था, ठीक है. इसके बाद और भी 3-4 इलस्ट्रेशंस लिए थे. नाउ वी हैव टू कम टू पॉइंट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में. इसमें 2 केसेस हम देखेंगे. द फर्स्ट केस इज़ प्रभुनाथ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. इट सेज, इस केस में डिसाइड हुआ था कि अ चार्ज कैन बी फ्रेम्ड इवन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेव सस्पिशन. इन्होंने कहा था कि देखिए, जब चार्ज कैसे फ्रेम होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि चार्ज में क्या होता है कि जब कोई पार्टी कोई केस फाइल करने जाती है, कोर्ट के पास मैटर जाता है. मान लीजिए पुलिस के पास केस फाइल हुआ और पुलिस ने जब पुलिस के बाद जब केस पहुंचा कोर्ट में, या फिर कोर्ट के पास सीधे कंप्लेंट पहुंची, तो वहाँ कोर्ट क्या करता है, प्राइमा फेसी पूरा केस देखता है, ठीक है. केस देखने के बाद कोर्ट ये देखता है कि क्या इस पर चार्ज फ्रेम करना चाहिए. तो यहाँ पर प्रभुनाथ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये बात कही गई कि अगर ग्रेव सस्पिशन है एक्यूज्ड के ऊपर, अगर कोई सस्पिशन है, ज़्यादा सीरियस सस्पिशन है, तो वही वहाँ पर भी चार्ज फ्रेम किया जाना चाहिए, ठीक है. उसके अलावा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ग्राउंड दिया गया है कि चार्ज कब फ्रेम करना चाहिए, ठीक. उसके अलावा एक और केस था, दैट इज़ शशिधर कुरूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस था. इस केस में कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड सो दैट द एक्यूज्ड में मेक एन इफेक्टिव डिफेंस. इन्होंने कहा कि इस केस में बेसिकली ये कहा कोर्ट ने कि जो ऑफेंस, पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि जो ऑफेंस की जो डेफिनेशन दी हुई है उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं. जैसे पहले भी मैंने बोला कि जो ऑफेंस है, अगर उस ऑफेंस का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उस ऑफेंस का नाम अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो डेफिनेशन के अंदर की सारी कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है. उसको फिर डेफिनेशन के अंदर लिखे हुए सारे डिटेल को बताना ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस. कुछ केसेस में बताना ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पर मैनर बताना ज़रूरी है. जैसे चीटिंग हो गया, फर्जरी हो गई, ठीक है. इन केसेस में क्या होता है, अब चीटिंग में क्या है, चीटिंग कहाँ पे चीटिंग करी, जब तक आप मेरे को ये नहीं बताओगे कि मैंने चीटिंग कैसे करी, तब तक कैसे पता चलेगा मुझे
कि मेरे ऊपर चीटिंग का कैसा केस चल रहा है ना, तो वहाँ पर थोड़ा मैनर बताना ज़रूरी होता है। या उसी तरह फर्जरी में कि आप एविडेंस दे रहे हो कि मैंने इस एविडेंस की फर्जरी करी, या किसी भी डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ भी इधर उधर किया है थोड़ा भी, ठीक है, उसे मिसलीड करने के लिए, तो वहाँ पर बताना होगा, वहाँ पर उस चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा। अदरवाइज़ जो सिंपल केसेस हैं लाइक थेफ्ट में हमें पता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वो उस जो भी उसका ओनर होता है उसके पोजीशन से हटा ली जाती है, ठीक है। ये सारी ये सारे जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं थेफ्ट के, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। थेफ्ट एक ऐसा है कि अगर थेफ्ट किसी के लिए लिख दिया तो इसका मतलब उसने वो सारे काम किए हैं तभी थेफ्ट लिखा है। या मर्डर के लिए इसका मतलब उसने 300 की जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से किसी एक इंग्रेडिएंट को फुलफ़िल किया है, जो भी 4 लिखे हुए हैं, ठीक। तो उनको लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर्स, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं जो हम मटेरियल पर्टिकुलर्स की, यानी कि आप कह लीजिए जो फैक्चुअल पर्टिकुलर्स। मैंने लास्ट में बताया था लास्ट क्लास में कि 2 तरह के पर्टिकुलर्स लिखने होते हैं चार्ज में। पहला लीगल रिक्वायरमेंट होती है और दूसरी फैक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है। लीगल रिक्वायरमेंट 211 में दी हुई है, जबकि फैक्चुअल रिक्वायरमेंट सेक्शन 212 में दी हुई है, 212 में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्चुअल पर्टिकुलर्स की बात की जा रही है। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा शशिधर कुरूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1984 में, कि जो पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस है दीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड सो दैट, इनको मतलब कि स्टेट करना, हम फैक्चुअल पर्टिकुलर्स की बात कर रहे हैं जो सेक्शन 212 में दिया हुआ है, ना कि उन पर्टिकुलर्स की जो सेक्शन 211 में दिए हुए हैं, याद रखिएगा। अभी उन पर्टिकुलर्स को हम समझेंगे कि वो कौन से पर्टिकुलर्स हैं। लीगल पर्टिकुलर्स और फैक्चुअल पर्टिकुलर्स में डिफरेंस बता चुका हूँ कि लीगल पर्टिकुलर्स लॉ से रिलेटेड, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि लॉ को लिखना ज़रूरी होगा, सेक्शन नंबर, सेक्शन नेम लिखना ज़रूरी होगा, सेक्शन नंबर लिखना ज़रूरी होगा, ठीक है, स्पेसिफिक ऑफेंस को लिखना ज़रूरी होगा, ये लीगल पर्टिकुलर्स हैं। लेकिन फैक्चुअल पर्टिकुलर्स क्या होंगे, नेम, प्लेस, पर्सन, टाइम, ये सब फैक्चुअल पर्टिकुलर्स होंगे, ठीक। खैर अब देखते हैं आगे। तो इस केस में यही कहा गया था कि जो भी पर्टिकुलर्स ऑफ ऑफेंस हैं, ऑफेंस के जो भी पर्टिकुलर्स हैं आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड सो दैट द एक्यूज में मेक एन इफेक्टिव डिफेंस। यहाँ पर यह बात भी कही गई है कि सर्टेन केसेस में, जैसे एक्सेप्शंस में, जैसे चीटिंग, फर्जरी, इनके लिए आपको ऑफेंस के पर्टिकुलर्स लिखने होंगे। नॉर्मल केसेस में थेफ्ट, मर्डर, इन सब में आपको नहीं लिखने होंगे, लेकिन मैंने जैसा एक्सप्लेन किया अभी कि चीटिंग हो गई और फर्जरी हो गई, ठीक है, ये सब जो केसेस होते हैं यहाँ पर, या फिर जैसे आप कह दीजिए कि और भी केसेस हैं कई सारे, जो कुछ केसेस हैं जहाँ पर आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स में थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा, ठीक। तो सारे फैक्चुअल पर्टिकुलर्स जो 212 में दिए हुए हैं, और कुछ केसेस में लीगल पर्टिकुलर्स लिखने पड़ते हैं आपको। कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि जो पर्टिकुलर्स हैं, ऐसे पर्टिकुलर्स कुछ केसेस में लीगल और सारे केसेस में पर्टिकुलर्स आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड सो दैट द एक्यूज में मेक एन इफेक्टिव डिफेंस। क्यों ऐसे पर्टिकुलर्स लिखना जरूरी है चार्ज में, ताकि एक्यूज्ड एक इफेक्टिव डिफेंस अपना बना सके, ठीक, अपने केस में। वेयर दिस इज़ नॉट डन, जहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता, एंड नो अपॉर्चुनिटी इज़ अफोर्डेड टू द एक्यूज्ड टू डिफेंड हिज केस, ठीक, जहाँ पर ऐसा नहीं होता और एक्यूज्ड के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती अपने केस को डिफेंड करने की, द ट्रायल विल बी बैड इन लॉ। ऐसा ट्रायल लॉ में गलत माना जाता है, बैड माना जाता है, फॉर बीइंग वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। सिंपल सी बात है कि आप दूसरी पार्टी को ऑडी अल्टरम पार्टम का रूल यहाँ पर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा अगर उसको प्रॉपर डिफेंस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई। नाउ वी हैव टू सी द what are the factual particulars as to time, place and person। ये जो particulars हैं, particulars as to time, place and person, ये किस सेक्शन में दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं सेक्शन 212 में CRPC में, ठीक। लेट्स सी व्हाट इट सेज। इट सेज सबसेक्शन 1 सेज द चार्ज शैल कंटेन सच particulars as to time and place of the alleged offense। मतलब कि क्या क्या ऐसे पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे किस चीज़ से रिलेटेड, जो ऑफेंस किस समय हुआ है वो लिखना पड़ेगा चार्ज फ्रेम में, ऑफेंस किस जगह पर हुआ है वो लिखना पड़ेगा, जब चार्ज फ्रेम होगा कोर्ट को ये लिखना पड़ेगा, एंड द पर्सन्स इफ़ एनी अगेंस्ट हुम और द थिंग इफ़ एनी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इट वॉज कमिटेड as are reasonably sufficient to give accused notice of the matter with which he is charged। मतलब कि कौन कौन से पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे, पहला कब ऑफेंस हुआ है, दूसरा किस जगह पर ऑफेंस हुआ है, दूसरा किसने ऑफेंस किया है, और चौथा
या फिर किस चीज़ के लिए ऑफेंस किया गया, जैसे थेफ्ट में कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी चोरी हुई है आपकी, वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये सब क्यों लिखना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा ताकि ये एक्यूज़्ड को क्लियरली समझ में आ जाए, उसे क्लियरली नोटिस मिल जाए, यानी क्लियरली उसको पता चल जाए कि कैसा चार्ज मेरे ऊपर लगा हुआ है, और उसे अपना डिफेंस उसी हिसाब से तैयार करने का मौका मिले। उसके बाद अगर हम देखें इसी में, व्हेन द सेकंड प्रोविज़न इज देयर, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, ध्यान रखिएगा सेक्शन 212 है। इसके बाद इसका सेकंड प्रोविज़न है जो यहाँ पर पॉइंट 2 लिखा हुआ है, दैट इज़ व्हेन द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे ऑफेंसेस की हम बात कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से ऑफेंस हैं। व्हेन द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड विद द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, it shall be sufficient to specify the gross sum or as the case may be describe the movable property in respect of which the offence is alleged to have been committed। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर ऑफेंस हुआ है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, या फिर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी या प्रॉपर्टी हुआ है, ठीक है, और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी हुआ है, तो क्या क्या तो देखिए हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी हुई है तो प्रॉपर्टी एक तो जाएगी नहीं, कई सारी जाएंगी, तो उसके लिए आप हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा लिखना पड़ जाएगा। इसलिए क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखना सफिशिएंट होगा, अगर जितना का सामान चोरी हुआ है उतना लिख दीजिए, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर दीजिए कि ये सामान चोरी हुआ है, बस इतना लिख दीजिए जी, ठीक है। अब ये नहीं कि उस सामान की आप सारी एक एक चीज़ को बताने लगे, नहीं, आपको बताना होगा कि बस ये सामान चोरी हुआ है और ये सामान इतने का कुल मिलाकर था। हर एक सामान का डिटेल भी नहीं देना ज़रूरी नहीं है, ये सब कुल मिलाकर इस सामान की जो कैश वैल्यू थी इतनी थी और ये सामान चोरी हुआ है, ठीक। एंड द डेट्स बिटवीन विच द ऑफेंस इज एलिजिड टू हैव बीन कमिटेड, और आपको डेट्स लिखनी पड़ेगी जिनके बीच में ऑफेंस कमिट हुआ है। देखिए ध्यान रखिए, आपको जो ये डेट लिखनी है वो 1 महीने के अंदर की डेट लिखनी है, मतलब कि आपको ये बताना होगा कि चोरी 1 से 28 मई के बीच में हुई है, ठीक, आपको इस तरह बताना पड़ेगा, तो वो 1 महीने के अंदर की डेट होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद पर्टिकुलर आइटम हैव बीन कमिटेड विदाउट स्पेसिफाइंग, इसके आगे देखते हैं पहले, एंड द डेट्स बिटवीन विच द ऑफेंस इज एलिजिबल टू हैव बीन कमिटेड विदाउट स्पेसिफाइंग पर्टिकुलर आइटम्स, मतलब कि आपको पर्टिकुलर आइटम और या एग्जैक्ट डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने की डेट के बीच का लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि 10 से 15 मई के बीच की चोरी हुई है, आपको एग्जैक्ट डेट लिखना, क्योंकि हो सकता है आप बाहर हों, आपको पता ही ना चला हो कि आपके घर में चोरी हुई है, तो आपको एक एग्जैक्ट डेट बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या, ना ही आपको पर्टिकुलर आइटम एक एक का माइन्यूट डिटेल देना है, आपको एक आइडिया देना है बस कि क्या क्या चोरी हुआ है और किस डेट्स के बीच में हुआ है। एंड द चार्ज सो फ्रेम शैल बी डीम टू बी ए चार्ज ऑफ वन ऑफ द ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 219 के अंडर जो चार्ज के बारे में बताया गया है ये उसी के अंडर माना जाएगा। प्रोवाइसो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द टाइम इंक्लूडेड बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ सच डेट्स शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर। मतलब इसमें ये बात कही गई है कि इसमें ये बात कही गई है कि वो 1 मंथ नहीं होगा, 1 ईयर होगा, मतलब कि जैसे 1 मई 2021 चल रहा है, तो वो जो आप लिखेंगे कि चोरी कब हुई है, तो आप यहाँ तक बता सकते हैं कि जो चोरी हुई है वो 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 के बीच में हुई, ठीक है, तो वो 1 ईयर होगा, 1 मंथ नहीं होगा। उसके बाद अगर आप देखें क्या लिखा हुआ है, अगला सेक्शन क्या है, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, ये सेक्शन 213 है। सेक्शन 213 में ये बताया गया है कि किसी ऑफेंस का मैनर कब बताना पड़ेगा। देखिए पहले जो हमने 211 में पढ़ा था, तो ये पढ़ा था ना कि सिर्फ ऑफेंस का नाम बताना सफिशिएंट होगा, यानी कि सिर्फ अगर मर्डर थेफ्ट लिखा हुआ है तो सिर्फ उसी से समझ जाएंगे कि हाँ मर्डर थेफ्ट की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं फुलफिल हो रही हैं। सेक्शन 11 लीगल रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 12 फैक्चुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब सेक्शन 13 हम 213 देख रहे हैं। 213 में क्या है, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, कि कब मैनर बताना पड़ेगा कि इस तरह से ऑफेंस किया गया है, क्योंकि अगर मैनर नहीं बताया तो एक्यूज्ड को ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि उसे किस ऑफेंस के लिए चार्ज किया जा रहा है या फिर उसे कैसे चार्ज किया जा रहा है। देखते हैं इसमें, तो इसमें कहा गया है सेक्शन 213 में कि व्हेन द नेचर ऑफ द केस इज सच दैट, जब किसी केस का ऐसा नेचर है that the particulars mentioned in section 211 and section 212 do not give the accused sufficient notice of the matter,
विद विच ही इज़ चार्ज, मतलब कि जब ऑफेंस इस टाइप का हुआ है कि अगर 211 और 212 की दोनों चीज़ें लिख दी, मतलब कि सिर्फ ऑफेंस का नाम लिख दिया और पर्टिकुलर्स लिख दिए, फैक्चुअल पर्टिकुलर्स लिख दिए, तो भी जो एक्यूज है उसको क्लियर नहीं हो रहा कि किस चीज़ के लिए उसे चार्ज किया गया है। जैसे मैंने बताया ना, फर्जरी हो गया। अब मान लीजिए फर्जरी उसने की है, मान लीजिए कोई वो बिजनेस करता है, ठीक, 30 उसने, और उस 30 दिन का बिजनेस है उसका, और किसी एक डेट को ज़्यादा डेटा फ्लक्चुएट कर गया या उसका अकाउंट फ्लक्चुएट कर गया, तो वहाँ पर क्या होगा कि अब जिस बंदे ने भी ये किया है तो उसे उसकी डेट मेंशन करनी होगी, उसे बताना होगा कि उसने किस तरह से फर्जरी करी है, अदरवाइज़ वो क्लियर नहीं हो पाएगा, भले ही 211 सेक्शन 211 और 212 की सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जा रही है। तो वही बात इसमें कही गई, ठीक है, कि ऐसे में क्या होगा, द चार्ज शैल ऑल्सो कंटेन सच पर्टिकुलर्स, तो ऐसे चार्ज में वो भी पर्टिकुलर्स कंटेन किए जाएंगे, सच पर्टिकुलर्स ऑफ द मैनर इन विच द एलिज्ड ऑफेंस वॉज कमिटेड, तो वहाँ पर क्या, वो मैनर भी बताना पड़ेगा कि किस मैनर में वो ऑफेंस किए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें इलस्ट्रेशन टॉक्स अबाउट A. First says A is accused of the theft of a certain article at a certain time and place. The charge need not set out in the manner in which the theft was effected. देखिए, थेफ्ट के लिए ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी ने थेफ्ट किया है तो थेफ्ट माना जाएगा, ठीक है, उसके लिए मैनर बताने के लिए सारी कंडीशंस मान ली जाएंगी। A is accused of cheating B. चीटिंग में ये बताना पड़ेगा कि कैसे चीटिंग की है, आपको ये तो बताना पड़ेगा ना। अगर मैं किसी से भी कह दूँ कि तुमने चोरी की है, ठीक, या तुमने मेरा पेन चुराया है, तो वो कह देगा कि नहीं, पेन, वो समझ जाएगा कि ये चोरी का मेरे ऊपर लगा। लेकिन अगर मैं उससे कहूँगा कि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, तो मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा ना, वो मैनर भी बताना पड़ेगा कि किस तरह चीटिंग की है, किस बारे में चीटिंग की है। तो वही बात कही जा रही है कि इफ़ ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए चीटेड बी, तो मैनर वहाँ पर सेट आउट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। सी सेज A is accused of giving false evidence at a given time and place. The charge must set out the portion of evidence given by A which is alleged to be false. मतलब कि false evidence देने की बात अगर यहाँ पर हो रही है तो ये बताना पड़ेगा उसको कि जो भी कई सारे एविडेंसेस अगर प्रेजेंट किए गए हैं तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि किस पोर्शन ऑफ एविडेंस की वहाँ पर बात की जा रही है, तो उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस चीज़ को और थोड़ा सा कंटेंट उसका बताना पड़ेगा। डी में देखते हैं, ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग बी अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। द चार्ज मस्ट सेट आउट द मैनर इन विच ए ऑब्स्ट्रक्टेड बी इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन। ए ने बी को रोका किसी पब्लिक सर्वेंट को उस अपनी पब्लिक फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, तो उसे ए को यहाँ पर बताना पड़ेगा जब चार्ज फ्रेम होगा कि कोर्ट ए को ये बताएगा कि उसने किस तरीके से उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया, अदरवाइज से कन्फ्यूजिंग चार्जिंग होगी, ठीक है, चार्ज ऑफ फ्रेमिंग होगी, मतलब चार्ज फ्रेम होगी। इसके बाद ये देखते हैं, ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। द चार्ज नीड नॉट स्टेट द मैनर इन विच ए मर्डर बी। देखिए, अगर मर्डर का चार्ज है तो पता ही है कि मर्डर में वही सारे, उन्हीं में से एक कोई क्राइटेरिया आया होगा जो 1 2 3 4 में हुआ है मर्डर सेक्शन 300 में, ठीक। एफ देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर मैनर बताना पड़ता है। देखिए, जैसे हमने अभी कितना पढ़ा, फॉल्स एविडेंस पढ़ा या ऑब्स्ट्रक्ट पढ़ा, ठीक है, तो आप देखिए दूसरी पार्टी पूछ सकती है कि मैंने कैसे किया, आप ये तो बताइए, तो वो चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक। एफ में क्या हुआ, ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ डिसोबेइंग द डायरेक्शन ऑफ द लॉ विद इंटेंट टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट। द चार्ज मस्ट सेट आउट द डिसोबीडियंस चार्ज विद द लॉ इन फिल्म। अगर सिर्फ ये कह दिया जाए कि ए इज़ अक्यूज्ड ऑफ डिसोबेइंग द डायरेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, विद इंटेंट टू सेव बी फ्रॉम पनिशमेंट, तो आप इतना तो पक्का है कि अगर आप पे इस तरह का चार्ज लगाया जाएगा तो आप ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि कहाँ पर डिसोबीडियंस किया है लॉ का, किस तरह से किया, ये तो बताइए। तो ऐसी जगह पर तो बताना पड़ेगा मैनर कि किस तरीके से किया है। यही बात इसमें की जा रही है सेक्शन 1 से 4, ठीक। सेक्शन 212 मतलब कि सेक्शन 213 में 213 में सेक्शन 214 किस बारे में बात करता है, वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। मतलब कि इन एवरी चार्ज वर्ड्स यूज डिस्क्राइबिंग द ऑफेंस, जो ऑफेंस डिस्क्राइब किया जा रहा है उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन यूज्ड इन द सेम सेंस अटैच्ड टू देम रिस्पेक्टिवली बाय द लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। मतलब कि मान लीजिए कोई मर्डर का ऑफेंस है या थेफ्ट का ऑफेंस है, या मान लीजिए चार्ज में कहीं फ्रॉडुलेंटली लिखा हुआ है, ठीक, मान लीजिए कोई काउंटर फिटिंग क्वाइन का ऑफेंस है, ठीक है, या फिर आप कोई भी ऑफेंस ले लीजिए, वहाँ पर फ्रॉडुलेंटली लिखा हुआ है, तो इसमें ये बात कही गई है कि अगर आईपीसी के उसी सेक्शन में फ्रॉडुलेंटली लिए लिखा हुआ है और चार्ज में भी फ्रॉडुलेंटली लिखा हुआ है, तो दोनों को सेम मीनिंग के में समझा जाएगा, दोनों का अलग अलग मतलब नहीं समझा जाएगा, ठीक है।
इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ एरर देखते हैं। लिखा है नो एरर इन स्टेटिंग ईदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन एंड इट हैज़ ओकेजन ऑफ फेलियर ऑफ जस्टिस। यहाँ पर देखिए एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि सेक्शन 215 में है इफेक्ट ऑफ एरर्स। इसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई भी एरर हो जाती है ऑफेंस को या किसी भी पर्टिकुलर को लिखने में कोई एरर हो जाती है, तो जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होता तब तक वो जो है, तब तक कोई भी एरर होती है या कोई ओमिशन हो जाता है, मान लीजिए उसको लिखना ही भूल जाते हैं, मान लीजिए सेक्शन का नाम लिखना भूल जाते हैं या फिर लॉ का नाम लिखना भूल जाते हैं, तो इसे ऐसा नहीं है कि इसे फेलियर ऑफ जस्टिस मान लिया जाएगा। ठीक है, फेलियर ऑफ जस्टिस इसको नहीं माना जाएगा। कुछ ही केसेस में माना जाएगा जब सामने वाले डिफेंस पार्टी को ये पता ही नहीं होगा कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है, तभी इसे फेलियर ऑफ जस्टिस माना जाएगा। अदरवाइज ऐसी कोई एरर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इसके दो एग्जांपल्स इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। ए क्लॉज ए सेज इलस्ट्रेशन says A is charged under section 242. 242 में क्या है? Having been in possession of counterfeit coins के पोजीशन में होना जो है पनिशेबल किया गया है अंडर सेक्शन 242 इंडियन पीनल कोड। ठीक, हैविंग नोन एट द टाइम व्हेन बिकेम हिज पोजेस्ड, जब उसे इस बात की जानकारी हो कि ये काउंटरफीट कॉइन्स हैं। ठीक है, अब द वर्ड फ्रॉडुलेंटली अगर चार्ज से मान लीजिए ऑमिट हो गया है, जिसने भी चार्ज फ्रेम किया है कोर्ट में उसने फ्रॉडुलेंटली लिखा हुआ है ना सेक्शन 242 में, अगर आप आईपीसी में देखेंगे तो, और वो मान लीजिए ऑमिट कर दिया है गलती से जज ने, ठीक है, या कोर्ट ने, तो अनलेस इट अपीयर्स दैट ए वाज इन फैक्ट मिसलेड बाय दिस ओमिशन, जब तक कि ये नहीं दिखता कि जो अक्यूज्ड है वो इस फ्रॉडुलेंटली वर्ड ना लिख ले, मिसलेड हो गया है, वो कंफ्यूज हो गया है, तब तक कि ये एरर जो है मटेरियल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, बी देखते हैं। ए इज चार्ज विद चीटिंग बी, बी को बी ए पे चार्ज लगा हुआ है बी को चीट करने के लिए, एंड द मैनर इन विच ही चीटेड बी इज़ नॉट सेट आउट, और जिस तरीके से उसने बी को चीट किया है ये नहीं लिखा हुआ है चार्ज में। ठीक, या फिर इनकरेक्टली लिखा हुआ है। ए डिफेंड करता है खुद को प्रॉपरली, विटनेसेस को बुलाता है और अपने ट्रांजेक्शन्स का अकाउंट पूरा देता है। ठीक, तो कोर्ट इससे इन्फरेंस लगा सकता है एक कि जो ओमिशन हुआ है मैनर को, चीटिंग के मैनर को के लिए जो ओमिशन हुआ है यहाँ पर वो मटेरियल नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेसिकली ये समझा जा रहा है क्यों ये सब किया जाता है, ताकि जो एक्यूज्ड है वो समझ सके प्रॉपरली कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाए। ठीक, और अगर एक्यूज्ड ने सब कुछ प्रॉपरली अपना पूरा डिफेंस दिया है, सारे एविडेंसेस दिए हैं, ठीक है, तो फिर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि ये समझ गया है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज किया, इसीलिए इसलिए किया, इसलिए यहाँ पर फिर उस मैनर को मटेरियल नहीं माना जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए वो और अच्छे डिफेंसेस दे सकता था, ठीक, अगर उसको पता होता, उसको क्लियर नहीं हुआ कि कब की चीटिंग की बात की जा रही है, और वो अपना डिफेंस प्रॉपरली तो बना पाया और ना ही कोर्ट में प्रेजेंट कर पाया, तो वहाँ पर वो इनजस्टिस माना जाएगा, वो फेलियर ऑफ जस्टिस माना जाएगा, और वहाँ पर फिर से चार्ज लगाया जाएगा। ठीक है, ऐड किया जाएगा। सो दिस वाज द टॉपिक चार्ज, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सिलेबस, so please read it out again and learn it. Okay, thank you.